हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल समर पढ़ाई पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका एवं उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं परिनालिका है क्या। देखिए, जब किसी विद्युत रोधी नलिका के ऊपर हम एक समान रूप से किसी तार को लपेट देते हैं तो बनने वाली इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। क्लियर है? परिनालिका की त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। क्या कहा मैंने? जो परिनालिका की त्रिज्या है वह उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है या लगभग नगण्य होता है। परिनालिका जो है वह दो शब्दों वह ग्रीक शब्द सोलेन और इनोइड से मिलकर बना है। सोलेन का मतलब होता है नली और इनोइड का मतलब होता है आकार। इस प्रकार परिनालिका का मतलब होता है नली के आकार की जैसी संरचना। तो हम कह सकते हैं जब किसी बेलनाकार विद्युत रोधी नलिका पर किसी तार को एक समान रूप से लपेट दिया जाए तो बनने वाली इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में, चीनी मिट्टी के बेलनाकार बर्तन के ऊपर किसी तार को एक समान रूप से लपेटने पर बनने वाली व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। क्लियर है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, अतः इनके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगभग एक समान होती है। जबकि परिनालिका के बाहर इनकी संख्या परस्पर विपरीत हो जाती है, अतः यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि परिनालिका के भी बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अब कि परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यदि हम एक वृत्ताकार कुंडली के पास अनेक वृत्ताकार कुंडलियां ऐसे रख दें तो बनने वाली ये आकृति परिनालिका कहलाती है। परिनालिका ठीक क्षण चुंबक की तरह या दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है? अब यदि हम इसमें अपने उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ दें, यदि हम अपने उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ दें तो हमारा अंगूठा परिनालिका का उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से देखिए, यदि हम अपनी उंगलियों को कुंडली धारा की दिशा में मोड़ दें तो हमारा अंगूठा परिनालिका के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करेगा, जबकि दूसरा सिरा साउथ सिरे की तरह व्यवहार करेगा। यहीं पे यदि हम इसकी धारा की दिशा को पलट दें तो इस दशा में नॉर्थ सिरा साउथ सिरे और साउथ सिरे नॉर्थ सिरे की तरह व्यवहार करने लगेगा। अर्थात यदि हम धारा की दिशा को पलट दें तो परिनालिका का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है? यदि हम परिनालिका में धारा की दिशा को पलट दें तो परिनालिका की ध्रुव भी परस्पर पलट जाते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? चलिए मान लीजिए एक परिनालिका है। इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश
एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी रखी गई है, जिसमें एल लंबाई का आयताकार पथ ए बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश है। इस आयताकार कुंडली में भुजा सी डी बाहर है। देखिए दिए गए चित्र में ए बी एक आयताकार बंद पथ ए बी सी डी की भुजा ए बी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश रखा गया है। पथ सी डी इस परिनालिका से काफी दूर है, अतः पथ सी डी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसी प्रकार देखिए इस पथ सी डी के लिए तार की लंबाई BC और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंब हो जाएंगे। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये BC की दिशा है, इसलिए ये परस्पर क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। अतः पथ CD और पथ DA के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। इस प्रकार हम लिखेंगे संपूर्ण आयताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि इस तार में प्रवाहित धारा आई है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक आयताकार पथ ABCD को इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुदिश रखा है, जिसमें पथ AB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण आयताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो एम्पियर के नियम से ये हो जाएगा बंद समाकलन कुंडली ABCD बंद समाकलन B डॉट DL बराबर हो जाएगा इन सभी पथों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लिखेंगे बंद पथ AB इंटू B डॉट DL प्लस समाकलन B डॉट DL, यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, ध्यान दीजिएगा, प्लस बंद समाकलन CD B डॉट DL और फाइनली हो जाएगा प्लस बंद समाकलन DA B डॉट DL। क्लियर है। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है डियर स्टूडेंट कि तो अगर इसका हम संपूर्ण मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा बंद समाकलन A B C D B डॉट DL, इस B डॉट DL बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बंद समाकलन B DL cos थीटा A टू B प्लस बंद समाकलन BC B DL cos थीटा प्लस बंद समाकलन CD B डॉट DL B DL cos थीटा प्लस बंद समाकलन DA B DL cos थीटा। अब देखिए सबके लिए थीटा का मान अलग अलग होगा। जब हम AB के लिए बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पथ AB के लिए, पथ AB के लिए इस पथ की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों की दिशाएं समान है, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश। क्लियर है। इसी प्रकार देखिए BC के लिए, अगर हम BC के लिए बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इस पथ की लंबाई BC दोनों परस्पर लंबवत हैं, अतः थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। क्लियर है। पुनः जब हम CD के लिए बात करेंगे तो CD के लिए चूंकि CD परिनालिका से बाहर है और हम जानते हैं परिनालिका के लिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, तो इस प्रकार पथ CD के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 हो जाएगा। पुनः पथ DA के लिए अगर बात करेंगे तो पथ DA के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और पथ DA की दिशा परस्पर लंबवत है, अतः यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो फाइनली अगर इन सब वैल्यू को यहाँ पे रखा जाएगा तो देखिए क्या मिलेगा, बंद समाकलन ABCD B डॉट DL वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान है, अतः B बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन DL cos थीटा, और आप लोग जानते हैं पथ AB के लिए थीटा का मान 0 अंश है। क्लियर है। प्लस पथ BC के लिए बात करेंगे
तो पथ बीसी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और डीएल के बीच बनने वाला कोण cos थीटा का मान 90 अंश है। तो यहाँ पे आ जाएगा बंद समाकलन बी डीएल cos 90 अंश प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पथ सीडी के लिए बात करेंगे तो हम जानते हैं पथ सीडी के लिए बी का मान 0 होगा, अतः यह हो जाएगा बंद समाकलन सीडी 0 इंटू डीएल cos थीटा प्लस यहाँ पे देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंद समाकलन डीए पथ डीए के लिए बंद समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पथ डीए के लिए बंद समाकलन डीए बराबर हो जाएगा बी डीएल cos थीटा, और हम जानते हैं डीए के लिए जो थीटा का मान है वह 90 अंश है। तो इस प्रकार ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि cos 90 अंश का मान 0, यहाँ आल्सो 0 है, यहाँ भी 0 है। तो हमारे पास बचेगा बंद समाकलन ए बी सी डी डी डॉट डीएल बराबर है, यहाँ आएगा बी, इस डीएल क्या है, डीएल इस आयताकार कुंडली की संपूर्ण लंबाई है जिसे हम एल से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एम्पियर के नियम से हम जानते हैं इस बंद किसी बंद पास से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस पथ से प्रवाहित धारा का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये एक फेरों में प्रवाहित धारा आई है तो n फेरों में प्रवाहित धारा n आई हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पे बचेगा क्या, b समाकलन dl, और हम जानते हैं समाकलन dl का वैल्यू क्या आएगा, l आएगा। तो इस प्रकार बंद आयताकार कुंडली ए बी सी डी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन dl के बराबर होगा। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, l क्या है, इस आयताकार पथ की लंबाई है। हम कहेंगे यदि एक फेरों में प्रवाहित धारा आई है, यदि एक फेरों में प्रवाहित धारा आई है तो लीजिए यदि इस कुंडली में प्रति मीटर अर्थात 1 मीटर में फेरों की संख्या n हो तो l मीटर में कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n क्या हो जाएगा, n। और आप जानते हैं एक फेर में प्रवाहित धारा कितनी है, एक फेर में प्रवाहित धारा आई है तो कुल n फेरों में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, NIL। फिर से समझिए, मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने कहा प्रति मीटर जो कुंडली में फेरों की संख्या है वह n है, तो l मीटर की लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। और हम जानते हैं 1 मीटर में प्रवाहित धारा I है तो NL मीटर में प्रवाहित धारा NIL हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पे देखिए एम्पियर के नियम से ये हो जाएगा, एम्पियर के नियम से बंद समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर हो जाएगा μ0 इंटू NIL। ये क्यों हो गया डियर स्टूडेंट, फिर से बता देते हैं, फिर से समझ लीजिए। देखिए हम जानते हैं एम्पियर के नियम से किसी बंद पृष्ठ के लिए, एम्पियर के नियम से किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू गुना होता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यदि प्रति मीटर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो l मीटर की लंबाई में कुल फेरों की संख्या n हो जाएगा। चूंकि एक फेर में प्रवाहित धारा I है तो इस n फेरों में प्रवाहित कुल धारा क्या हो जाएगा, NIL हो जाएगा। क्लियर है, बराबर l से l कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमें b बराबर मिल जाएगा μ0 NI। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्थितियां होंगी प्रमुख, यहाँ पर दो प्रमुख स्थितियां होंगी जिनके बारे में हम जस्ट बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को ये समझ में ना आया हो तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश हमने एक आयताकार कुंडली ABCD को रख दिया जिसमें पथ AB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश है तथा BC और DA चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तथा पथ CD इस परिनालिका से बाहर है, जिसमें चूंकि CD परिनालिका के बाहर है अतः CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। इसी प्रकार BC और DE के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो थीटा का एंगल होगा वह परस्पर लंब होगा, इसलिए बंद समाकलन B डॉट D dl cos थीटा और बंद समाकलन B dl cos थीटा, बंद समाकलन DA B dl cos थीटा का मान 90 अंश
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा का मान क्या है, 90 अंश। तो इस प्रकार यह जो मान होगा, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, यदि हम इस बंद पथ में कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कुल रेखीय समाकलन निकालना चाहेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा पथ AB में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन धन पथ BC में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन धन पथ CD में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन धन पथ DA में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। तो फिर क्या करेंगे, इस प्रकार आयताकार कुंडली ABCD में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर हो जाएगा बंद समाकलन AB वेक्टर B डॉट वेक्टर DL धन बंद समाकलन BC वेक्टर B डॉट वेक्टर DL धन बंद समाकलन CD वेक्टर B डॉट वेक्टर DL धन बंद समाकलन DA वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। फिर हमने क्या किया, जब हम इस डॉट को हटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं दो वेक्टरों का अदिश गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो वेक्टर B डॉट DL को लिख सकते हैं B DL cos थीटा। तो हमने यहाँ पर सबका मान रख दिया। क्लियर है? अलग अलग क्षेत्रों के लिए थीटा का मान अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम पथ AB के लिए थीटा का मान निकालेंगे। देखिए पथ AB के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पथ AB दोनों की दिशाएं समान है, अतः यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश होगा। थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। पथ BC के लिए बात करें तो पथ BC के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और BC की दिशा परस्पर लंबवत होगा, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। पथ CD के लिए बात करें तो चूंकि पथ CD परिनालिका के बाहर है, अतः यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब फाइनली यदि हम पथ DA के लिए बात करें तो पथ DA के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और DA की लंबाई परस्पर क्या है, लंब है, अतः इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 90 अंश होगा। इन सभी मानों को हम यहाँ दिए गए इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बंद समाकलन ABCD वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, यहाँ पर पथ AB के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, अतः यह बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बंद समाकलन DL cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 अंश, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बंद समाकलन B DL cos थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इस पथ BC के लिए थीटा का वैल्यू 90 अंश है, प्लस पथ CD के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, बाकी हमने DL cos थीटा को एज इट इज उतार लिया है, प्लस पथ DA के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और DA की दिशा परस्पर लंब है, तो इसके लिए थीटा का मान 90 अंश है। तो हमने यहाँ पे cos थीटा की जगह पे cos 90 अंश रख दिया। हम जानते हैं cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, यहाँ भी cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 का जब DL cos थीटा में गुणा होगा तो ये मान भी क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार बाएं पक्ष में बंद समाकलन ABCD वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर हो जाएगा, ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बचेगा B, और हम जानते हैं समाकलन DL क्या होगा, इस बंद पथ की कुल लंबाई। तो इस बंद पथ की कुल लंबाई कितनी है, L। फाइनली एम्पियर के नियम से हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस में प्रवाहित कुल धारा के बीच गलती योग का μ0 गुना होता है। तो यदि हम ये कहें कि प्रति एकांक मीटर इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो L मीटर की लंबाई में फेरों की कुल संख्या n हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं एक फेरों में प्रवाहित धारा I है, तो n फेरों में प्रवाहित धारा NIL हो जाएगा। तो एम्पियर के नियम से वेक्टर B डॉट DL बराबर हमने लिख दिया μ0 इंटू इसमें प्रवाहित कुल धारा जो कि NIL है। यहाँ पे NIL हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर BL, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा μ0 इंटू NI। ठीक है।